हेलो एवरीवन। तो एनसीईआरटी सीरीज जो अपनी चल रही थी जिसमें अपन 6th क्लास 7th क्लास कर चुके हैं, अब आ चुके हैं अपन 8th क्लास की एनसीईआरटी। इसमें पहले एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स अपन पहले थियरी की फॉर्म में पढ़ेंगे, उसके बाद इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर जिसका क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का भाई? संसाधन। ठीक है, संसाधन क्या होते हैं? देखो भाई, ऐसी चीज़ें होती हैं जो मानव के लिए उपयोगी होती हैं और जो मानव भी एक संसाधन ही है। समय और प्रौद्योगिकी पदार्थों को संसाधन में बदलते हैं। टाइम और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ये सब के पदार्थों को किस में कन्वर्ट करते हैं? संसाधनों में कन्वर्ट करते हैं। संसाधनों के प्रकार। संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव खुद भी एक संसाधन है। अब प्राकृतिक जो संसाधन है इनको फर्दर 4 टाइप्स में, 4 आधारों पे और इनका वर्गीकरण क्या है? पहला है विकास व उपयोग के आधार पर। विकास और उपयोग के आधार पर इसमें 2 प्रकार हैं, वास्तविक और संभाव्य। वास्तविक जो हैं वो है रूर प्रदेश, ठीक है। संभाव्य कौन सा है? यूरेनियम लद्दाख, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर ये अजैव और जैव, निर्जीव और मृदा चट्टानें जो होती है वो अजैव में आती हैं और जैव में कौन आते हैं? पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं। नेक्स्ट है विस्तृत वर्गीकरण। इसमें भी 2 टाइप है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में सौर और पवन ऊर्जा आती हैं और अनवीकरणीय में क्या आएंगे भाई? कोयला और पेट्रोल ये फिक्स हैं। वितरण के आधार पर एक होता है सर्वव्यापक, दूसरा होता है स्थानिक। सर्वव्यापक वायु, स्थानिक मतलब पर्टिकुलर जगह मिलने वाले। वो कौन से भाई? तांबा और इन लोहे और यूरेनियम, इनके फिक्स जगह ही तो मिलते हैं, हर जगह थोड़े मिलते हैं। नेक्स्ट प्रकार पढ़ते हैं मानव निर्मित। प्राकृतिक संसाधन मानव बुद्धि, पूंजी व कौशल विकास द्वारा उपयोगी संसाधन जैसे लौह, अयस्क, इस्पात, ये क्या होते हैं भाई? मानव निर्मित संसाधन होते हैं। नेक्स्ट है भाई लोग मानव संसाधन ही होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, मानव संसाधन विकास, ये सारा का सारा किस में आता है? मानव संसाधन में। अब पढ़ते हैं इसके, क्या आप जानते हैं? देखो भाई, क्या जानते हैं हम? पेटेंट। भाई पेटेंट क्या होता है? कोई भी रिसर्च करी उस पर आप खुद का नाम तो, लोगो तो लगवाओगे कि भाई ये मेरा ही है, इसकी डिस्कवरी मैंने ही करी है। तो फिर यही है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। क्लियर? क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक और शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। तो ये था अपना संसाधन का वर्गीकरण। अब पढ़ते हैं संसाधनों का संरक्षण। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। भाई सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत संसाधन संरक्षण में क्या है भाई? जीवन के सभी रूपों का आदर व देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, इनके सिद्धांत है भाई। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास कम करना, पर्यावरण के प्रति मानव की नकारात्मक अभिवृत्ति में बदलाव, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, ये सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी भी की भी आवश्यकताएं पूरी हो सकें, ये होता है सतत पोषणीय विकास। और इसके सिद्धांत अपन पहले देख चुके हैं। अब देखते हैं शब्दावली। सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानी पूर्वक, वही बात आ गई, सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें। ये सिद्धांत अभी पढ़ चुके हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर व देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ये था अपना संसाधन पूरा चैप्टर। अब इसकी क्या करेंगे अपन? क्वेश्चंस करेंगे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखो भाई आ गई क्वेश्चन एनसीईआरटी 8th क्लास भूगोल, जिसका नाम क्या है भाई? संसाधन एवं विकास। फर्स्ट चैप्टर आ गया संसाधन। इसके क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार या आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। किसी कौशल करने एवं वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। देखो भाई ये स्टेटमेंट भी सही है।
और पेटेंट का आविष्कार का एकमात्र अधिकार है, ये भी सही है। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है भाई। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, जैसे मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु वह संसाधन महत्वपूर्ण है। स्टेटमेंट सेकंड सही है, किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार पेटेंट कहलाता है। स्टेटमेंट थर्ड सही है, क्योंकि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग क्या कहलाता है भाई? प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी कहलाता है। बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। प्राकृतिक संसाधन भाई वायु, जल, सड़क और मृदा। अब इनमें से सड़क जो है ये तो मानव निर्मित है ना, प्राकृतिक नहीं है ना, तो फिर इसमें सिर्फ 3 ही आंसर आएंगे, वायु, जल और मृदा। पढ़ते हैं इसके बारे में। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण क्या होते हैं? वायु, जल, मृदा, खनिज आदि। सड़क मानव निर्मित संसाधन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। ऑब्वियसली ऐसा है। सौर और पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। ऑब्वियसली ये नवीकरणीय संसाधन है। आई थिंक तो दोनों सही है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा भाई। इसका आंसर दोनों के दोनों सही है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण वायु, जल, मृदा, खनिज आदि। और प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजन किया जाता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें शीघ्रता से नवीकृत और पुनः पूरित किया जा सकता है। इनमें से कुछ असीमित और कुछ मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें नवीकृत अथवा पुनः पूरित नहीं किया जा सकता है। तो नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन के बारे में देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित संसाधनों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। पुल, वाहन, सड़क, मृदा नहीं बनाई जाती, तीनों के तीनों बाकी बनाए जाते हैं मानव निर्मित। पढ़ते हैं इसके बारे में। मानव जब अपने उपयोग के लिए प्राकृतिक पदार्थों को बदलकर संसाधन बना लेते हैं तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मानव निर्मित संसाधन पुल, सड़क, मशीन, वाहन आदि। संसाधन संरक्षण संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। सतत पोषणीय विकास क्या है भाई? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट चैप्टर आ गया, पहले नेक्स्ट चैप्टर पढ़ के आते हैं, फिर उसके बाद करेंगे भाई। नेक्स्ट चैप्टर अपना भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो भूमि, पृथ्वी का 30% भाग जो है वो स्थल कहलाता है। और भूमि उपयोग कृषि, वन, चारागाह, खनन, आधारभूत ढांचा, औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए यूज किया जाता है। भूमि उपयोग का निर्धारण प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक के आधार पर। देखो प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं भाई? स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल। और मानवीय कारक कौन से हैं? जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। साझा संपत्ति संसाधन ये किस में होते हैं भाई? सामुदायिक भूमि पर होते हैं। देखो भाई, क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वर्तमान में भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता बढ़ी है। उपयुक्त उदाहरणों से समझाइए कि भूमि के उपयोग से प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता बढ़ी है। तो इसका रीजन क्या है देखते हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण, वनारोपण, अतिचारण पर रोक करने से, रासायनिक उर्वरकों की बजाय जैविक कृषि करने से, वेटलैंड का संरक्षण करने से, शहरी कंक्रीट जंगल की बजाय प्राकृतिक पारितंत्र बनाओ, वर्टिकल आवास और भूमि का दक्ष उपयोग, मृदा संरक्षण। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं भाई, सही बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आप कहाँ तक सहमत हैं कि मानवीकारी दृश्य भूमियों के बदलाव के कारण भारतीय मानसून में परिवर्तन हो रहा है? तो मानवीकारी दृश्य भूमि का कारण भारतीय मानसून में परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई, देखते हैं। भूस्खलन के कारण, भूस्खलन भाई वो क्वेश्चन अपन को देखना पड़ेगा अलग से ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं के प्राय होते रहने के कारण बताइए। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना भूस्खलन। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है पहले यूपीएससी 2013 में कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं के प्राय होते रहने के कारण बताइए। तो भाई क्या कारण है वहाँ पर? भूस्खलन सैल, मलबा व ढाल के सहारे मिट्टी के वृहद संचलन को कहते हैं। भूस्खलन किसे कहते हैं? सैल, मलबा और ढाल के सहारे मिट्टी के वृहद संचलन को क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। कारण इसके क्या है? भूकंप, ज्वालामुखी, ग्लेशियरों का टूटना, अचानक बाढ़, बादलों का फटना, GLOF, ये क्या रहते हैं भाई? भूस्खलन के कारण होते हैं। केस स्टडी देखो भाई, उत्तराखंड व पश्चिमी घाट। उपाय इसके क्या है? भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान व मैपिंग, प्राकृतिक पारितंत्र का संरक्षण करो, वनारोपण करो, खनन कार्यों पर नियंत्रण करो, GLOF का पूर्वाकलन करो और ग्लेशियरों की रियल टाइम निगरानी करो, प्रतिधारी दीवारों का निर्माण करो और भूस्खलन क्षेत्रों में मानव बसाव पर प्रतिबंध लगाया जाए और विकास कार्यों से पूर्व पर्यावरण प्रभाव आकलन कर दिया जाए। ठीक है, ये था भूस्खलन के बारे में। नेक्स्ट है मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की परत क्या कहलाती है भाई? मृदा कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों का आवरण क्या कहलाता है भाई? मृदा कहलाती है। मृदा, अब ये इसमें मृदा के सारे प्रभावित करने वाले कारक बताए हैं कि उच्चावचतुंगता और ढाल मृदा को कैसे प्रभावित करते हैं, वनस्पति जात, प्राणी जात कैसे प्रभावित करते हैं और जलवायु, तापमान, वर्षा कैसे प्रभावित करती हैं, रासायनिक गुणधर्म कैसे प्रभावित करते हैं। देखो भाई, ये मृदा में नीचे होती है जनक चट्टानें, फिर उसके बाद उसमें मृदा परिच्छेदिका के बारे में बताया है, फिर अपक्षयित चट्टानी पदार्थ होते हैं, फिर बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा होती है और ऊपर क्या होते हैं? ह्यूम्स और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है। मृदा निम्नीकरण के रीजंस क्या क्या हैं भाई? वनोन्मूलन, वर्षा दोहन और अतिचारण, भूस्खलन व बाढ़ और रासायनिक उर्वरक क्या रहते हैं भाई? मृदा निम्नीकरण के कारण होते हैं। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं? ऑब्वियसली। अपक्षय क्या होता है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधे और प्राणियों और मानव द्वारा अनावृत सेलों का टूटना या क्षय होना क्या कहलाता है भाई? अपक्षय कहलाता है। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण की क्या क्या विधियां हैं भाई? देखो, मल्च बनाओ या वेदिका फार्म पहाड़ी क्षेत्रों में, फिर उसके बाद समोच्च रेखीय जुताई करी जाए पहाड़ी ढाल पर और रक्षक मेखलाएं, तटीय व सूक्ष्म क्षेत्र वृक्षों की श्रृंखला बनाई जाए और समोच्च रेखीय रोधिकाएं लगाई जाएं, चट्टान बांध तथा भिन्न भिन्न फसलों के एकांतर कतारों में लगाना है। ये सारे के सारे क्या हैं भाई? मृदा संरक्षण के उपाय हैं। नेक्स्ट है भाई जल। मृदा के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अपन जल के बारे में। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जो भूपृष्ठ पर 3/4 भाग है। ठीक है, भूपृष्ठ पर लगभग कितना है इसका? 3/4 भाग, 3/4 भाग। ठीक है भाई। जल उपलब्धता की समस्याएं क्या क्या हैं? पीने योग्य अलवणीय जल की उपलब्धता 1% से भी कम है। शहरी व औद्योगिकरण के कारण नदियां व झीलें प्रदूषित हो गई हैं। शहरी आर्द्र भूमि को कंक्रीट के जंगल में बदलना और जल का दुरुपयोग, ये सारे के सारे क्या हैं? जल उपलब्धता की समस्याएं हैं। जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? अशुद्ध जल को शुद्ध करने के उपाय ढूंढने चाहिए और उद्योगों द्वारा शुद्ध जल में औद्योगिक बहिस्राव का प्रतिबंध करना चाहिए। आर्द्र भूमि का संरक्षण करना चाहिए। नदियों के प्राकृतिक प्रवाह का संरक्षण करना चाहिए। जैविक कृषि व सूक्ष्म सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति व वन्यजीव। ब्रह्मकमल औषधीय बूटी होती है जो कि एस्ट्रेसी कुल की है।
क्षेत्र कौन सा है इसका? फूलों की घाटी, पिंडारी ग्लेशियर, केदारनाथ, उत्तराखंड। यह केवल रात में खिलता है, ब्रह्मकमल सिर्फ और सिर्फ रात में खिलता है। ओके, औषधीय बूटी होता है। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन और इब्रुप्रोफेन जैसे पीड़कनाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने पर मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में गिद्धों की मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है भाई? डिक्लोफेनिक या एस्प्रिन या इब्रुप्रोफेन पीड़कनाशी। ब्लैक बग, जिसे क्या बोला जाता है? कृष्णमृग या काला हिरण। राजस्थान में चूरू में मिलते हैं, और गुजरात में, पंजाब में, महाराष्ट्र में और एमपी में ये ब्लैक बग मिलता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान व भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र क्या कहलाता है भाई? राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान व भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या अधिक पारितंत्रों की प्राकृतिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। नेक्स्ट जैवमंडल निचय, ये क्या होता है भाई? ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। नेक्स्ट है जैवमंडल निचय, मानव व पर्यावरण दोनों को शामिल कर संरक्षण व विकास को बढ़ावा देना जैवमंडल निचय कहलाता है। सीटेज, ये क्या होता है भाई? CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा, वाशिंगटन कन्वेंशन है। हस्ताक्षर 3 मार्च 1973 को, और प्रभावी कब हुआ भाई? ये 1 जुलाई 1975 को। 183 देश इसमें भाग लिए, और सरकार के मध्य अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ। उद्देश्य क्या था इसका? प्राणी व पौधों का संरक्षण। और मुख्यालय कहाँ है भाई इसका? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और सिटीज़ का मुख्यालय UNEP द्वारा संचालित होता है। ओके, क्लियर। तो ये था अपना सेकंड चैप्टर। अब इसके करते हैं अपन क्वेश्चंस। ठीक, देखो भाई, इसमें सेकंड चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पहाड़ी की ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई की जाती है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए तटीय प्रदेशों व शुष्क क्षेत्र में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं। दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। देखते हैं, हाँ दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई की जाती है। समोच्च रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, जिससे मृदा का अपरदन कम होता है। रक्षक मेखलाएं क्या होती हैं? तटीय प्रदेशों व शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूम्स निर्माण की दर से प्रभावित करते हैं। सही बात है। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। सही बात। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं। वनस्पति जात और प्राणीजात और सूक्ष्म जीव ह्यूम्स निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ऑफ कोर्स करते हैं। मेरे हिसाब से तीनों सही हैं, तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूम्स निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। वनस्पति जात और प्राणी जात सूक्ष्म जीव ह्यूम्स निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जल नवीकरणीय है। यस। पृथ्वी पर उपस्थित एलवंट जल का लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। एलवंट जल का हाँ लगभग 68 पॉइंट कुछ पाया जाता है। तो मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही हैं। बाकी देखते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका रहता है। पृथ्वी पर एलवंट जल
2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी CITES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो भाई इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। देखो, CITES द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें पशु पक्षियों के अनेक प्रजातियों की सूची तैयार की गई है। CITES द्वारा जारी सूची में दिए गए सभी पशु पक्षियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड, OLOC CITES द्वारा जारी सूची में शामिल कुछ उदाहरण हैं। ठीक है भाई, ये चैप्टर हुआ सेकंड। अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं कृषि। पहले थ्योरी पढ़ के आते हैं। देखो भाई, कृषि जो है ये यहाँ पर 4th चैप्टर बता रखा है, उसमें 3rd नंबर पे कर रखा है। कोई बात नहीं, पहले अपन कृषि पढ़ लेते हैं। कृषि एक प्राकृतिक क्रिया है। अनुकूल स्थलाकृति मृदा व जलवायु कृषि हेतु आवश्यक तत्व है। क्या क्या जरूरी है भाई? अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु। कल्चर, देखो भाई, एग्रीकल्चर क्या होता है? कृषि व पशुपालन। सेरिकल्चर क्या होता है? रेशम कीट पालन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। विटीकल्चर अंगूरों की खेती या द्राक्षा कृषि। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? उद्यानीय फल सब्जियों की खेती। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खियों का पालन। ठीक है भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन जुताई, बुआई व छिड़काव। देखो, जो फसल होती है उसकी पद्धति देखते हैं, कृषि पद्धति देखते हैं। फसल होती है उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं, ये चीज़ देखनी है। देखो भाई, सबसे पहले इनपुट लगाओगे, फिर उसमें प्रोसेस करोगे, फिर उसका आउटपुट निकल के आएगा। इनपुट में क्या क्या चीज़ें काम आएंगी भाई? इनपुट में काम आएंगी मशीनरी, बीज और खाद, मानव श्रम लगेगा, जल और मृदा जांच भी लगेगी। ठीक है, प्रक्रम क्या होगा भाई? इसमें जुताई, बुआई और छिड़काव होंगे। फिर आउटपुट क्या आएगा भाई? अपन को फसल तैयार मिलेगी। ये पूरी कृषि पद्धति थी। ठीक है, क्लियर। अब इस खेती को तैयार करने के लिए इसमें जो निवेश लगा है वो देख लेते हैं। भाई निवेश जो है ये 2 प्रकार का लगा है, एक मानवीय निवेश लगा है, एक भौतिक निवेश लगा है। मानवीय निवेश क्या है भाई? भंडारण, श्रम, मशीनरी और रसायन। और भौतिक निवेश क्या लगा है? सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और ढाल लगे हैं। ठीक है, रोचक तथ्य, जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। क्लियर। कृषि के प्रकार, अब देखो भाई कृषि के प्रकार पढ़ेंगे। देखो, कृषि के 2 प्रकार होते हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है? आवश्यकता व भरण पोषण के आधार पर निम्न उत्पादकता होती है। इसमें निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और मशीनीकरण का इसमें प्रयोग होता है। वाणिज्यिक कृषि में बाजार विक्रय हेतु कृषि व पशुपालन होता है। उच्च उत्पादकता होती है, उच्च स्तरीय इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मशीनरी का प्रयोग होता है। निवेश भी इसमें अधिक होता है। अब निर्वाह कृषि के प्रकार क्या होते हैं? इसके प्रकार देखो भाई 2 होते हैं, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि क्या होता है? इसमें जोत का आकार छोटा होता है, श्रम प्रधान कृषि होती है, बहुफसली व्यवस्था होती है, मुख्य फसल चावल, अन्य फसलें क्या होती है? गेहूं और मक्का। क्षेत्र कौन सा है भाई? दक्षिण पूर्वी एशिया, सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश है। अब आदिम निर्वाह कृषि क्या होती है भाई? ये 2 प्रकार की होती है, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि। ठीक है, स्थानांतरित कृषि क्या होता है भाई? वनों को काटकर जलाकर कृषि करना। राख जो कि मृदा की उर्वरता को बढ़ा देती है। मुख्य फसल मक्का, रतालू, आलू और कसावा होते हैं। कर्तन व दहन कृषि, मतलब वहाँ के पेड़ों को काट दो, फिर उसको जला दो, फिर उसके बाद उस पर कृषि करो। भूमि की उर्वरता समाप्ति होने पर दूसरी जगह चले जाते हैं। क्षेत्र अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी भारत। झूमिंग कृषि, उत्तर पूर्वी भारत। देखो भाई, झूमिंग कृषि तो कहाँ कहा जाता है इसको? उत्तर पूर्वी भारत में। मिल्पा किसे कहाँ कहा जाता है इसको? मैक्सिको में। रोका ब्राज़ील में। लदांग कहाँ कहा जाता है इसको? मलेशिया में।
जलवासी पशुचारण, जलवासी पशुचारण क्या होता है? सहारा के अर्ध शुष्क व शुष्क प्रदेश के शुष्क प्रदेश, मध्य एशिया, राजस्थान और ये जम्मू कश्मीर भारत में चारे व पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इसे बोलते हैं जलवासी पशुचारण। नेक्स्ट पढ़ते हैं वाणिज्यिक कृषि के प्रकार। वाणिज्यिक कृषि भी यहाँ पर तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार होती हैं? वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। पहले पढ़ते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि, जिसमें क्या क्या बोया जाता है? गेहूं और मक्का। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया की शीतोष्ण घास क्षेत्र होते हैं। अधिकांश ठंड वर्धन काल को बाधित करती है, इस कारण से एक फसल होती है। ठीक है भाई। मिश्रित कृषि, खाद्यान्न फसल व पशुचारण। खाद्यान्न फसल एक साथ और पशुचारण भी इसके साथ ही करी जाती है। क्षेत्र कहाँ है भाई? यूरोप, पूर्वी यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में मिश्रित कृषि की जाती है। रोपण कृषि, रोपण कृषि चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल की जाती है। क्षेत्र कौन सा है भाई? उष्णकटिबंधीय प्रदेश। मलेशिया में रबड़ और ब्राज़ील में कहवा और भारत व श्रीलंका में चाय की खेती की जाती है। गहन श्रम, तकनीक व पूंजी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खेतों के पास और गहन परिवहन जाल होता है इसमें। ठीक है भाई, ये थे कृषि के पूरे प्रकार। अब पढ़ते हैं मुख्य फसलें और कहाँ कहाँ ये होती हैं, ये देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे चावल। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उच्च तापमान की जरूरत होती है, अधिक आर्द्रता व वर्षा की जरूरत होती है। जलोढ़ मृदा, चीका युक्त, जिसमें जल धारण की क्षमता होती है। ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया है। जल धारण की जिसमें क्षमता अधिक होती है वहाँ पर चावल होता है। क्षेत्र कौन सा है भाई? चीन फर्स्ट नंबर पे, भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र में होता है। भारत में पश्चिमी बंगाल, असम में उपयुक्त दशाओं के कारण साल में 2-3 फसलें होती हैं। नेक्स्ट है गेहूं। देखो भाई, ये चावल की कृषि किस तरीके से यहाँ पे उगाई जा रही है। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं गेहूं। गेहूं के लिए मध्यम तापमान व वर्षा, शीत ऋतु, रबी की फसल है ये। शस्य कर्तन यानी कटाई के दौरान उच्च तापमान और मृदा, इसमें दोमट मृदा की जरूरत होती है। क्षेत्र कौन सा है भाई? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में गेहूं का शस्य कर्तन करते हुए देख लो भाई, यहाँ पर गेहूं होता है। नेक्स्ट है मिलेट्स यानी मोटा अनाज, ये हमारे राजस्थान में उगता है भाई ज़्यादातर। तो बाकी देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ दे रखा है। कम उपजाऊ व बलुई मिट्टी में होता है। कम वर्षा व उच्च से मध्यम तापमान की जरूरत होती है। फसल कौन सी है भाई इसमें इंक्लूडेड? ज्वार, बाजरा और रागी। क्षेत्र कौन से हैं? नाइजीरिया, चीन, नाइजर और पश्चिमी में बाजरा और दक्षिण भारत का वृष्टि छाया रागी। इससे रिलेटेड अभी एक केस स्टडी चल रही है रागी फसल से रिलेटेड। झारखंड साइड में एक आईएएस जो हैं उन्होंने रागी को कल्टिवेटेड वहाँ पे कराना स्टार्ट किया है, पहले नहीं होते थे। काफ़ी रिवॉल्यूशन आया है इससे। ठीक है भाई, ये देखो बाजरे की खेती करी जा रही है यहाँ पर, ये हमारे राजस्थान में भी होती है। नेक्स्ट है भाई मक्का। मक्का मध्यम तापमान व वर्षा, अधिक धूप, इसमें सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की जरूरत होती है। क्षेत्र कौन सा है भाई? उत्तरी अमेरिका, ब्राजील, चीन व रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको। क्या आप जानते हैं मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है? विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। मक्के की कृषि ऐसे करी जाती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई कपास। कपास के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा की जरूरत होती है। 200 से 250 पाला रहित दिन व तेज चमकीली धूप की जरूरत होती है। काली व जलोढ़ मृदा की जरूरत होती है। और क्षेत्र यहाँ पर चीन, यूएसए, भारत, पाकिस्तान और ब्राज़ील, मिस्र में होती है ये कपास की खेती। ठीक है भाई। नेक्स्ट है पटसन। पटसन जिसे क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा। ये कहाँ होता है? जलोढ़ मृदा, उच्च तापमान, भारी वर्षा वाले आर्द्र जलवायु में होता है। उष्णकटिबंधीय फसल है ये। क्षेत्र कौन सा है भाई? भारत और बांग्लादेश में। फिर क्या आप जानते हैं खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने का आहार व आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो सके। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है ये गर्म आर्द्र जलवायु में होती है। सुअपवाहित दोमट मृदा और पर्वतीय ढाल पर होती है। ब्राज़ील अग्रणी राष्ट्र है। कोलंबिया और भारत में भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है। चाय बागानों में ठंडी जलवायु व वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा होती है।
मंद ढालयुक्त क्षेत्र होते हैं, सुअपवाहित दुमट मृदा की जरूरत होती है, गहन श्रम प्रधान क्षेत्र होता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं भाई? भारत, श्रीलंका और चीन में इसकी चाय की खेती की जाती है। अब पढ़ते हैं एक रोचक तथ्य। कॉफी के पौधे की खोज किसने की? कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी इस सदा रहित पौधे की फसलों को चख कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। सही बात है भाई, इस तरीके से कॉफ़ी की खोज हुई। कृषि का विकास के अध्ययन करना है भाई, भारत किसान और यूएसए किसान के बारे में पूरा। देखो भाई, ये कृषि के प्रकार गहन या निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशुचारण, वाणिज्यिक अनाज कृषि और मिश्रित कृषि, रोपण कृषि कहाँ कहाँ हो रही है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। भारत, ये कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन व विपणन में मुख्य बाधाएं क्या क्या हैं? ये मेंस 2020 में आ चुका है। धान गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई? तो ये क्वेश्चंस भी अपने आ चुके हैं। तो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब करते हैं इसके क्वेश्चन। देखो भाई, कृषि, इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर और एग्रीकल्चर से हुई है। लैटिन, वो तो फ्रेंच वर्ड था शायद। कृषि एक तृतीयक क्रिया है। विश्व में 2/3 लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है, और यहाँ पे ओनली एक ही स्टेटमेंट सही है, वो भी फर्स्ट। भाई लैटिन लैंग्वेज है भाई, लैटिन लैंग्वेज एग्रीकल्चर से हुई है। ठीक है भाई, पढ़ते हैं इसके बारे में, पहले देखते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एग्र या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, या कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। ठीक है भाई, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। थर्ड स्टेटमेंट गलत है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर तो क्या होता था? नहीं, मधुमक्खी पालन नहीं होता। अरे सेरीकल्चर तो होता है ना, रेशम कीट पालन। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। पीसीकल्चर सही बात है। विटीकल्चर अंगूरों की खेती सही है। हॉर्टिकल्चर सब्जी फलों की खेती, ये भी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 सही हैं। सेरीकल्चर रेशम की कीटों का वाणिज्यिक पालन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। विटीकल्चर अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर सब्जियों में फूलों फलों को उगाना। और एपीकल्चर क्या होता है भाई? मधुमक्खी पालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। तो क्या क्या स्टेटमेंट है? भौगोलिक दशाओं में उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो प्रकारों निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत की जाती है। ऑब्वियसली ये 2 प्रकार थे। निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। ऑब्वियसली निर्वाह का मतलब ये होता है कि जीवन यापन के लिए करी जाने वाली। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि 2 मुख्य प्रकारों निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत की जा सकती है। निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चावल गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे लग रहे हैं भाई? ये सही लग रहे हैं, देखते हैं इसके बारे में। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कृषि एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों व अधिक श्रम से खेती करता है कृषक, तो वह गहन निर्वाह कृषि कहलाती है। चावल गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में
प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मुख्यतः अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित कृषि जिसे वृक्षों को काटकर या जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, वह कृषि कौन सी है भाई? काटकर भूखंड को जलाकर और साफ किया जाता है, तो ये वाली तो भाई स्थानांतरित या जूमिंग कृषि थी ना। पढ़ते हैं इसके बारे में। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन या दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। भूमि की उर्वरता समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि में मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये यूपीएससी ने कई बार पूछा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इसमें सही कौन सा है ये पूछा है। झूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत में, यस ऑफ कोर्स। मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है। रोका ब्राजील का हो गया। लद्दाख, ये लद्दाख किस में कहा जाता है? मलेशिया में। तीनों चारों अभी पढ़े थे, चारों के चारों सही है। झूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राजील और लद्दाख मलेशिया में। सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है। ऑफ कोर्स ऐसा होता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। जैविक कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है। जैविक फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहारा के अर्ध शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में चलवासी पशुचारण प्रचलित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग कृषि व पशुपालन दोनों के लिए किया जाता है। ये भी सही है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। आई थिंक तो तीनों सही हैं। सही बात है। सहारा के अर्ध शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में चलवासी पशुचारण प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादों का उत्पादन करते हैं। भूमि पर कृषि व पशुपालन दोनों साथ करना मिश्रित कृषि कहलाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्य कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि भी शामिल है। ऑफ कोर्स वाणिज्यिक कृषि में अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है। वाणिज्यिक अनाज कृषि गेहूं व मक्का सामान्य रूप से उगाई जाती है। ये बात भी सही है। मिश्रित कृषि यूरोप और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि भी शामिल है। वाणिज्यिक कृषि अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है इसमें, और वाणिज्यिक कृषि में अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। वाणिज्यिक अनाज कृषि गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। मिश्रित कृषि यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। नेक्स्ट है भाई, रोपण कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोपण कृषि के बारे में पढ़ते हैं भाई। देखो, रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। यस, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के शीत प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये तो जरूरी नहीं है। रोपण कृषि में वृहद पैमाने पर श्रम व पूंजी की आवश्यकता होती है। यस, दोनों स्टेटमेंट ये सही है। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है जो गलत है, क्योंकि रोपण कृषि के प्रमुख क्षेत्र या मुख्य क्षेत्र विश्व में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण हैं। थर्ड स्टेटमेंट सही है। रोपण कृषि में वृहद पैमाने और श्रम पूंजी की आवश्यकता
होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्न चावल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चावल उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, ऑफ कोर्स ऐसा है। चावल के लिए कम तापमान, कम आर्द्रता की आवश्यकता होती है। कम तापमान और नहीं यार, अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम है। नहीं 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 नहीं, इसमें ओनली एक स्टेटमेंट सही है, वो कि फर्स्ट। सही बात है भाई। चावल उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र प्रदेशों का मुख्य आहार है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। चावल के लिए उच्च तापमान व अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। ये यूपीएससी में आ चुका है ये क्वेश्चन। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चावल उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है, जिसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। चावल के संदर्भ में अन्य तथ्य, चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। अनुकूल जलवायुवीय दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गेहूं खरीफ की प्रमुख फसल है। नहीं भाई, ये रबी की फसल है। गेहूं के लिए दोमट मृदा उपयुक्त है, ये बात तो सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट गलत है। गेहूं रबी की फसल है, दोमट मृदा की उपयुक्त है, सही बात है। गेहूं के संदर्भ में अन्य तथ्य देख लो भाई। गेहूं के वृद्धन काल में मध्यम तापमान, वर्षा और कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है, जैसा कि अभी चल रहा है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वार, बाजरा, रागी आदि मोटे अनाजों को मिलेट कहा जाता है। ऑफ कोर्स कहा जाता है। मोटे अनाजों को कम वर्षा व उच्च से मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। हाँ जी, तभी हमारे यहाँ होते हैं मिलेट्स। ज्वार, बाजरा और रागी आदि मोटे अनाजों को सम्मिलित रूप से मिलेट कहा जाता है। इनको कम उपजाऊ व बलुई मृदा में उगाया जाता है और मोटे अनाजों को कम वर्षा व उच्च तापमान से मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इनके अन्य उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपास को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। नहीं भाई, ये भाई सफ़ेद सोना है, सुनहरा रेशा नहीं है। कपास के लिए काली और जलोढ़ मृदा उपयुक्त है। ऑफ कोर्स ऐसा है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है होंगे भाई। पटसन फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है भाई, ओके। पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पटसन को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। कपास के लिए काली जलोढ़ मृदा उपयुक्त है। कपास के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकती धूप की आवश्यकता होती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। पटसन को उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कॉफ़ी। कॉफ़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। भाई नहीं, गर्म कॉफ़ी के लिए अफ्रीका में भी तो होती है। हाँ भाई, सही है। ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का प्रथम उत्पादक देश है। भाई नहीं याद है, देख लेते हैं यार इसको तो। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कॉफ़ी के लिए गर्म, आर्द्र और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी की फसल वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का प्रथम उत्पादक देश है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई, चाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। यस, नो, यस। चावल के लिए दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। ये बात तो सही है। चावल के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखो भाई, चावल बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। चावल की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है।
चाय के लिए दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। चाय के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के विकास के लिए आवश्यक तरीकों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। भाई, बोई जाने वाली फसलों की संख्या घटाकर, मशीनीकरण, उर्वरक और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा कृषि, बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके। तो भाई इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? आई थिंक तो चारों सही है। सही बात है। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके और उर्वरक और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग द्वारा। कृषि में मशीनीकरण भी कृषि के विकास का अन्य पहलू है। भाई सही बात है, ये सारे के सारे कृषि में विकास के पहलू। अब नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना उद्योग, पढ़ के आते हैं पहले, फिर आके क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, अपना चैप्टर अब नेक्स्ट क्या है? उद्योग। पढ़ते हैं क्या होता है भाई। उद्योग एक द्वितीयक क्रियाकलाप है। जो कृषि था वो प्राथमिक था, उद्योग क्या है? सेकेंडरी है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। उद्योगों का वर्गीकरण। देखो भाई, उद्योग का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्री उत्पाद आधारित और वन आधारित। आकार में निवेश, रोजगार और उत्पादन के आधार पर लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। स्वामित्व के आधार पर भाई उद्योग कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सार्वजनिक यानी राज्य स्वामित्व, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र यानी अमूल, सुधा डेयरी और सरकार सहकारी उपक्रम। ठीक है भाई, ये उद्योगों की अवस्थिति के संबंधित कारक हैं। कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, ये सारे के सारे उद्योगों की अवस्थिति के संबंधित कारक हैं। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका। औद्योगिक तंत्र, निवेश, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेस होगी, फिर उसके बाद उसका आउटपुट निकल के आएगा। निवेश में श्रम, कच्चा माल, भूमि, जल, परिवहन, विद्युत, इनका प्रयोग होगा। फिर उसके बाद परिष्कृत माल तैयार होगा और अंतिम उत्पाद उसका क्रिएट होगा। औद्योगिक प्रदेश, अनेक उद्योगों की उपस्थिति एक साथ। औद्योगिक प्रदेश में क्या होता है कि अनेक उद्योगों की उपस्थिति क्या होती है? एक साथ होती है। समूहन प्रभाव का लाभ, लागतों में कमी, आधारभूत ढांचा, परिवहन जाल, बाजार, सस्ता श्रम इत्यादि। ठीक है भाई। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, फर्स्ट है वो पूर्वोत्तर अमेरिका, सेकंड पश्चिमी व मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप, और थर्ड है भाई पूर्वी एशिया। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समुद्र पतनों के समीप, प्राकृतिक संसाधनों के निकट, परंतु बढ़ती विज्ञान प्रौद्योगिकी, परिवहन क्रांति, वैश्वीकरण आदि के कारण वर्तमान में औद्योगिक प्रदेश का बंदरगाहों की ओर स्थानांतरण हो रहा है। भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ आदि। ठीक है भाई। सनराइज उद्योग, उभरते हुए उद्योग कहा जा सकता है इनको। सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, पर्यटन व ज्ञान से संबंधित उद्योग होते हैं। देखो भैया कि ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी, जो कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 में, जिसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ध्यान रखना, ये एक औद्योगिक आपदा है। ये पूरा मैप के बारे में, औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है भाई प्रमुख उद्योगों का वितरण। लौह इस्पात उद्योग जर्मनी, यूएसए, चीन, जापान, रूस और भारत में होता है। यह एक आधारभूत पोषक उद्योग है, क्योंकि इसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अवस्थिति के कारक, श्रम पूंजी, परिवहन, जल, कच्चा माल, लोह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और मांग और बाजार। ठीक है, ये इसके क्या हैं? अवस्थिति के कारक हैं। देखो भाई, 1800 पूर्व सर्वोत्तम अवस्थित और 1850 से 1950 तक सर्वोत्तम अवस्थिति इस तरीके की हो गई। 1950 से अब तक की सर्वोत्तम अवस्थिति इस प्रकार की है। लौह इस्पात उद्योग के परिवर्तनशील अवस्थिति देख लो, इस तरीके की है। पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, प्रमुख लौह इस्पात उद्योग, ये पूरा
मैप में देख लेंगे। भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र कहाँ हैं भाई? भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भद्रावती, विशाखापट्टनम, स्लेम तमिल में है। केस स्टडी, जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। एक सेकेंड, देखो केस स्टडी अपन पढ़ रहे हैं जमशेदपुर की, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, स्वामित्व निजी क्षेत्र का, स्वतंत्रता पूर्व, बाद में सरकार के स्वामित्व में चली गई। शुरुआत इसकी कब हुई थी? 1907 में हुई थी। देखो भाई ये स्वर्णरेखा नदी है, इसमें ये आगे खरकाई ये रुरकाई नदी है। फिर जमशेदपुर हवाई पतन के पास टाटा इस्पात कार्य चल रहा है, टाटा नगर रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर है। अवस्थिति लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज निक्षेप, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलामाइट और मैग्नीज। और बंगाल में नागपुर रेल मार्ग, बड़ा बाजार कोलकाता में है। निवेश, सरकारी प्रोत्साहन, श्रम आसपास के क्षेत्रों से, अन्य उद्योग, रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें आदि अन्य उद्योग डेवलप हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर? अच्छा, ग्रेट लेक्स के नाम कौन कौन से भाई? सुपीरियर, ये हाइरन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी हैं। इन 5 झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। ओके। पिट्सबर्ग, जो कि यूएसए में है, महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, कोयला अवस्थित केंद्र है, लौह अयस्क मिनेसोटा है। नौ परिवहन, ग्रेट लेक्स जलमार्ग और ओहियो, मोनोगहेला और एल हानी नदियां हैं यहाँ पर। सूती वस्त्र उद्योग, 18वीं सदी के औद्योगिक क्रांति से पूर्व सूती वस्त्र उद्योग हस्तकताई पर निर्भर था, बाद में पावरलूम आदि के द्वारा निर्मित होने लगा। भारत में प्राचीन सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन कौन से थे? शहर ढाका, जहाँ पर मलमल की उत्पादन होता था। मसूलीपट्टनम में छीटा का, कालीकट में कैलिको का, बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा में सुनहरी जरी का निर्माण होता था। भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लेस्टर कोलकाता में कुछ समय बाद बंद हो गया था, जो 1854 में प्रथम सफल यंत्रीकृत वस्त्र उद्योग मुंबई में स्थापित हुआ। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में विकसित, क्योंकि आर्द्र जलवायु, तटीय बंदरगाह अवस्थिति, कच्चा माल व सस्ता श्रम व निवेश। ठीक है भाई। वर्तमान में विकास, उद्योग अवस्थिति में बदलाव, आर्द्रता, कृत्रिम, कच्ची कपास शुद्ध होती है, वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में वजन कम नहीं होता है, इसलिए देश के विभिन्न भागों में सूती वस्त्र केंद्र जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पानीपत इत्यादि में वस्त्र उद्योग ऑलरेडी स्थापित हो चुके हैं। केस स्टडी, अहमदाबाद, साबरमती नदी, भारत का मैनचेस्टर, और पहली सूती वस्त्र मिल यहाँ पर 1859 में स्थापित हुई थी। अनुकूल अवस्थिति हैं, कपास उत्पादन केंद्र नज़दीक है, आदर्श जलवायु है, सस्ता व कुशल श्रम है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुविधा है, पूंजी व निवेश, परिवहन जाल व बंदरगाह यहाँ पर आसपास हैं। हाल ही में यहाँ उत्पन्न समस्या, पुराने वस्त्र उद्योग बंद, नवाचार अभाव, देश के अन्य भागों में वस्त्र केंद्र निर्मित हो गए हैं। नेक्स्ट है भाई ओसाका, जापान का मैनचेस्टर, आर्द्र जलवायु, योडो नदी, बंदरगाह अवस्थिति, आयातित कच्चे माल पर निर्भर होता है, मिश्र भारत चीन से कपास का आयात होता है, उच्च गुणवत्ता व कम मूल्य के कारण वैश्विक बाजार में मांग इसकी अधिक। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी, यह उद्योग सूचना संग्रहण, प्रक्रम, वितरण को व्यवहार में लाते हैं, वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण विकास, अवस्थिति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मानक, संसाधन, उपलब्धता, लागत और बुनियादी ढांचा। आईटी सेक्टर के प्रमुख केंद्र सिलिकॉन घाटी, कैलिफोर्निया, बेंगलुरु में। केस स्टडी भाई बेंगलुरु, जो कि दक्कन पठार सिलिकॉन पठार है, वर्ष भर मृदु जलवायु, धूल मुक्त रहती है, आधारभूत ढांचा, इंटरनेट इंक्रीज हो चुका है और कम खर्चीला है। सूचना प्रौद्योगिकी नीति सर्वप्रथम 1992 में कर्नाटक सरकार द्वारा घोषित की गई। बेंगलुरु में सर्वाधिक आईटी
महाविद्यालय और शिक्षा संस्थान है। आईटी सेक्टर में कुशल मानव श्रम है भाई बेंगलुरु के अंदर। क्या आप जानते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आपस में क्यों जुड़े होते हैं? वे आसान पहुंच के लिए मुख्य सड़क महामार्ग के नज़दीक स्थित हो सकते हैं। फर्म ज्ञान के आदान प्रदान में लाभान्वित हो सकते हैं। सेवा और सुविधाएं जैसे कि सड़कें, कार पार्किंग और अवशिष्ट निपटान सक्षमता में व्यवस्थित किए जा सकते हैं। ये उद्योग चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब इसके करते हैं अपन क्वेश्चंस। लेट्स गेट तो स्टार्ट नाउ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग की श्रेणी में आते हैं। नाउ निवेश की गई पूंजी राशि नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा के अनुसार उद्योगों के आकार के आधार पर बांटा जा सकता है। तो स्टेटमेंट इसमें सॉरी ये सही है, खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग की श्रेणी में आते हैं और ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। देखते हैं क्यों। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग की श्रेणी में आते हैं। निवेश की गई पूंजी की राशि नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा के अनुसार उद्योगों को आकार के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, लघु और बृहत आकार के उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों की आवश्यकता के कारकों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। विद्युत, कच्चा माल, भूमि, श्रम और पूंजी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। तो भाई इनमें तो उद्योगों में सबका ही यूज़ होता है। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों या समुद्री पत्तनों के समीप स्थित होते हैं। ऑफकोर्स ये सुटेबल होती हैं उनके लिए कंडीशन। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में है। ऑफकोर्स ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई प्रकार के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित हों और वे अपनी निकटता के कारण कार्य और उत्पाद को आपस में बांटते हैं। औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप, विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में स्थित है। सही बात है भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। यस। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का एक नया उभरता उद्योग है। ऑफकोर्स। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र बेंगलुरु है। यस। तो भाई देखो, उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत में लौह इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई विचार करते हैं। टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड स्वतंत्रता से पूर्व एकमात्र लौह इस्पात उद्योग था। यस। टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड झारखंड में स्वर्ण रेखा व खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में स्थित है। अभी अपन ने देखा था ये खरकई नदी थी, तो दोनों बिल्कुल सही हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को स्वतंत्रता से पूर्व एकमात्र लौह इस्पात उद्योग था। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना, इससे पहले इसकी थोड़ी थ्योरी बाकी है भाई, पढ़ते हैं। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों में कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज से प्राप्त होता है। टिस्को को खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों में पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग। यस। मिनेसोटा की लौह की खानों
और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। पढ़ा था भाई। पिट्सबर्ग शहर ओहियो नदी के किनारे स्थित है। ठीक है भाई, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहा अयस्क मिनेसोटा की लोह की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क की नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स में पिट्सबर्ग क्षेत्र एक लोह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगला और एल्पनी नदियों में पर्याप्त जल प्राप्त होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रेट लेक्स की झीलों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। ओंटारियो, सुपीरियर, आयर झील, ह्यूरन और मिशिगन। तो भाई इसमें ओंटारियो भी देखी थी, सुपीरियर भी देखी थी, ह्यूरन भी देखी थी और मिशिगन भी देखी थी, लेकिन अपन ने आयर झील नहीं देखी हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झील है। इसे फिगर लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट लेक्स में 5 झीलें हैं: ओंटारियो, सुपीरियर, ह्यूरन और मिशिगन और ईरी। आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है भाई, ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है भाई? मानव संसाधन। पहले इसको पढ़ के आते हैं, फिर आके क्वेश्चंस करते हैं। देखो भाई, अपने चैप्टर का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज में लोह और अलोह खनिज आते हैं। खनिज की परिभाषा देखो, प्राकृतिक रूप से निश्चित रासायनिक संगठन होता है। सेल क्या होते हैं? खनिजों का समूहन होते हैं। अयस्क क्या होता है? सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। धात्विक खनिज क्या होते हैं भाई? कठोर, चमकदार और विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। उदाहरण को क्या कहें भाई इसके? लोहा अयस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट। लोहा अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। अलोह में कौन से आते हैं भाई? सोना, चांदी और तांबा। अधात्विक खनिज कौन से होते हैं? चूना, अभ्रक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है भाई, अब इसके बारे में क्या आप जानते हैं? सेल क्या होती हैं भाई? खनिज अवयवों का अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन होती है। सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। इस तरह कोई भी आसानी से बता सकता है कि सभी खनिज सेल हैं, लेकिन सभी सेल खनिज नहीं हैं। खनिजों का निष्कर्षण, सबसे पहले उनका खनन किया जाता है, फिर प्रवेधन कहा जाता है, फिर आखनन होता है। देखो भाई, खनन में क्या होता है? सेलों से खनिज निकालना। इसमें दो प्रकार हैं, विवृत खनन और कुपिक खनन। कम गहराई पर विवृत खनन में कम गहराई होती है, पृष्ठीय स्तर को हटाना होता है। कुपिक खनन में गहन खनन करना पड़ता है। प्रवेधन, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस गहन कूपों से प्राप्त होती है। आखनन, सतह के निकट के खनिजों को आसानी से खोदकर निकालना क्या कहलाता है भाई? आखनन कहलाता है। तो इस प्रकार से ये प्रकार हैं भाई इसके निष्कर्षण के। ठीक है भाई, क्या आप जानते हैं स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है? हैं? ओके भाई, नहीं है तो नहीं है। ये भाई पूरा मैप दिया हुआ है, जिसको ये थोड़ा ब्लर है, आप एनसीईआरटी में थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट, खनिजों का वितरण। देखो, सेल आग्नेय सेल होती हैं, कायांतरित सेल होती हैं और अवसादी सेल होती है। आग्नेय और कायांतरित सेल में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जिनके विशाल भंडार होते हैं, जो कहाँ कहाँ हैं? उत्तरी स्वीडन में लोहो, ओंटारियो कनाडा में तांबा निकल और दक्षिण अफ्रीका में निकेल, क्रोमाइट, लोहा और प्लेटिनम होते हैं। अवसादी सेल मैदानों में नवीनवलित पर्वत होते हैं। अधात्विक खनिज होते हैं, चूना पत्थर फ्रांस कॉकेसस प्रदेश में मिलता है। ठीक है भाई, जॉर्जिया व यूक्रेन में मैग्नीज मिलता है। अल्जीरिया में फॉस्फेट। क्लियर? महाद्वीपीय महाद्वीपीय मग्न तट, ये तो मैदानों में मिल रहे थे। अब महाद्वीपीय मग्न तट व प्राचीन दबे हुए सागरों की अवसादी चट्टानों से क्या क्या मिलता है भाई? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और फिर बाद में एक कोयला। ये सारे क्या थे भाई? अवसादी सेलों से प्राप्त है। अब पढ़ते हैं एशिया में क्या क्या है भाई। एशिया में लोहो, भारत और चीन में।
टिन चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में। चीन में सीसा, एंटिमनी और टंगस्टन मिलता है। यूरोप में लोहा अयस्क रूस, यूक्रेन, स्वीडन, जर्मनी और फ्रांस में मिलता है। तांबा, सीसा, जस्ता, निकेल पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में मिलता है। उत्तरी अमेरिका में लोहा अयस्क, निकेल, सोना, प्लेट, यूरेनियम, तांबा कनाडियन सिल्ड में मिलता है। कोयला अपलेशियन प्रदेश में मिलता है। और पश्चिमी कार्ली डेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका में लोहा अयस्क ब्राज़ील सिल्ड में मिलते हैं। तांबा चिली और पेरू में मिलते हैं। टिन बोलिविया और ब्राज़ील में मिलता है। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में मिलते हैं। ठीक है। क्या आप जानते हैं हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। विश्व की प्राचीनतम सेलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने। पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं भाई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं लिथियम ट्रायंगल। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चल रहा है ये। चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना। अफ्रीका में सोना दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे नदी पर के आसपास मिलता है। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में मिलता है। हीरा सोना, प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। अन्य क्या क्या मिलते हैं? सोना, लोहा अयस्क, कोयला, टिन, तांबा, मैग्नीज भी मिलते हैं। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया काल गुरली और कुलगार्डी सोने के बड़े निक्षेप हैं भाई। फिर है भाई ये शब्द उत्पत्ति। पेट्रोलियम जो शब्द है ये लैटिन भाषा पेट्रो जिसका अर्थ होता है सेल, ओलियम जिसका अर्थ होता है तेल, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ है भाई सेल, तेल। ओके। अर्जेंटीना, यहाँ पर लोह, सोना और चांदी के भंडार मिले हैं। भारत में खनिज वितरण। लोह कहाँ मिला है भाई? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। बॉक्साइट कहाँ मिलता है भाई? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। अभ्रक कहाँ मिलता है? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है भाई। ठीक है। तांबा राजस्थान, एमपी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिलता है। झारखंड और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मिलता है भाई। मैग्नीज महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। सोना कोलार, कर्नाटक में मिलता है भाई। कोलार खान है ना वहाँ पे। नमक भारत अग्रणी उत्पादक है और निर्यातक भी है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है भाई ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। सबसे पहले इसमें खनिज तेल और प्राकृतिक गैसें, इनके लाभ व हानि देखते हैं भाई। खनिज तेल के लाभ क्या है? आसानी से परिवहनीय टैंकरों में और पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है। हानि क्या है? तेल अधिप्लावन और गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय करता है। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा होती है। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है भाई। प्राकृतिक गैस, इसके लाभ क्या है? आसानी से परिवहनीय पाइपलाइंस में और तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ होती है और तेल से ये सस्ती भी होती है। फिर आता है भाई ईंधन। ईंधन के लाभ क्या है भाई? सुप्राप्य है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन हानियाँ क्या है? संग्रहण में अधिक समय उपयोग होता है, प्रदूषण फैलाने वाला होता है, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, निर्वनीकरण की समस्या उत्पन्न करता है। कोयला जो है इसके लाभ क्या है? विस्तृत रूप से उपलब्ध है भाई, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म भी होता जा रहा है और अपने इंडिया के अंदर इतना अच्छा कोयला नहीं है, मोस्टली आयात ही किया जाता है। विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त होता है। हानि क्या है भाई? प्रदूषण का स्रोत है और परिवहन के लिए भारी है भाई। जल विद्युत, ये इसके लाभ क्या है भाई? प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है और सस्ता है। हानि क्या है? स्थानीय समुदाय का विस्थापन करना पड़ता है और निम्न क्षेत्रों का जलप्लावन होता है भाई। और स्थापित करने में इसमें बहुत ही खर्चा लगता है भाई। ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत थे। अब आते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जिसमें पवन ऊर्जा के लाभ क्या हैं? प्रदूषण मुक्त है, एक बार स्थापित हो जाने के बाद विद्युत उत्पादन की कम लागत होगी भाई। सुरक्षित और साफ है। हानि क्या है? ध्वनि प्रदूषण होता है इससे। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है। रेडियो दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान होते हैं, पक्षियों के लिए ये हानिकारक है। फिर आता है भाई सौर ऊर्जा की हानि और लाभ क्या है? लाभ क्या है भाई? असमाप्य है, प्रदूषण मुक्त है भाई।
और हानि क्या है? खर्चीला और स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा की बर्बादी होती है। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा के लाभ क्या हैं? प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य है। हानि क्या है? वन्य जीव आवास का नष्ट होना और दोहन में कठिन होती है भाई ये। फिर आती है परमाणु ऊर्जा। इसके लाभ क्या है? बड़ी मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। हानि क्या है? रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना और खर्चीला माध्यम है। बायोगैस, इसके लाभ क्या है? कम लागत लगती है, उपयोग में आसान होता है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन होता है। हानि क्या है भाई? हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती हैं। भूतापीय ऊर्जा, इसका लाभ क्या है? स्वच्छ, पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध होती है। हानि क्या होती है भाई? शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला होता है। भाई ये थे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। अब पढ़ते हैं ऊर्जा संसाधन। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं भाई। कोयला, तापीय ऊर्जा क्षेत्र कहाँ कहाँ है भाई? ये चीन, यूएसए, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस में है। भारत में कहाँ पे है? रानीगंज, पश्चिमी बंगाल, झरिया, धनबाद, बोकारो, झारखंड में। पेट्रोलियम, जिसे काला सोना कहते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में होता है भाई? ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर, यूएसए, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया में। भारत में कहाँ पर पेट्रोलियम है भाई? डिगबोई असम में, बॉम्बे हाई मुंबई में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। ठीक है भाई। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस जो है वो रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड में मिलती हैं। भारत में जैसलमेर और केजी बेसन में और त्रिपुरा और बॉम्बे हाई में। फिर आता है जल विद्युत। ये कहाँ मिलते हैं? पराग्वे, नॉर्वे और ब्राज़ील, चीन में। पवन ऊर्जा, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूएस और यूके, स्पेन में। परमाणु ऊर्जा, यूएसए, यूरोप, रूस, चीन और भारत में। यूरेनियम, भारत में, राजस्थान, झारखंड में। और थोरियम कहाँ मिलता है? केरल, मोनाजाइट बालू में। और भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी की आंतरिक उष्मा से प्राप्त ऊर्जा होती है। यूएसए अग्रणी राष्ट्र है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है भाई। भारत में मणिकरण, हिमाचल और पुगा घाटी, लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा, रूस, फ्रांस, कच्छ की खाड़ी, भारत में मिलती है। और बायोगैस, मृत प्राय जंतु अवशेष, गोबर आदि से जैविक अपशिष्टों को बैक्टीरिया द्वारा अपघटित कर मीथेन और CO2 में बदलना, ये क्या कहलाता है भाई? बायोगैस जनरेशन। ठीक है भाई। अब पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG एक प्राकृतिक पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि ये पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। ठीक है भाई। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था भाई? नॉर्वे था। ठीक है। सलल जल विद्युत परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में है। क्या आप जानते हैं विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है? ओके। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था? तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा चैप्टर। अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस। ओके। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मानव संसाधन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विषुवत वृत्त के उत्तर की अपेक्षा विषुव वृत्त के दक्षिण में बहुत अधिक लोग रहते हैं। उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में अधिक लोग होते हैं? नहीं भाई, उत्तर में ज़्यादा लोग होते हैं भाई। अच्छा, उत्तर में, हाँ, उत्तर कर्क रेखा, मकर रेखा, यस, उत्तर में। पृथ्वी पृष्ठ के 1/3 क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। एक इकाई क्षेत्र में, 1/3 नहीं भाई, एक इकाई क्षेत्र में। तो दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट वही सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में, तब पता चलेगा। विषुव वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुव वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। सही तो बात है, उत्तर में ही तो ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था? विश्व के कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। स्टेटमेंट सेकंड सही है। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की औसत जनसंख्या घनत्व 352 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है भाई।
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो मृदा, खनिज, जलवायु, सामाजिक कारक और आर्थिक कारक, सारे कारक इफेक्ट करते हैं। ओके, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यार अपन पढ़ के तो आए हैं सारे, ऊर्जा संसाधन, और क्वेश्चन इतने ऐसे हैं, ये मानव संसाधन के बारे में पूछ रहा है ओनली। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भौगोलिक कारक, मृदा, खनिज, जलवायु, जल आदि की अधिकता वाले क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण में सघनता पाई जाती है। आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका, भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है भाई। सामाजिक कारक, सामाजिक कारक अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं, उदाहरण के लिए भाई पुणे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या के प्रवास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे लोग जो देश को छोड़ते हैं अप्रवासी लोग होते हैं। वे लोग जो दूसरे देशों में जाते हैं उत्प्रवासी लोग होते हैं। भाई ना तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है ना सेकंड, क्योंकि उल्टा बता दिया। तो वे लोग जो देश को छोड़ते हैं वो तो उत्प्रवासी होते हैं, जबकि दूसरे देशों से आने वाले लोग क्या कहलाते हैं भाई? अप्रवासी। अप्रवासी जब व्यक्ति देश से जाता है, अप्रवास जब व्यक्ति देश में जाता है, उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। सही बात है भाई। जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित में से किन पर निर्भर करती है? तो जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं किस किस पर। भाई जन्म दर, मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर, न तो जन्म दर न मृत्यु दर, भाई दोनों पर डिपेंड करती है। आंसर होगा सी। तो जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों प्रभावित करते हैं जनसंख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि है। जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंक पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों के दोनों सही हैं। जनसंख्या संगठन हमारी ये जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितने स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है। जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग में दिखाई जाती है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों का 65 वर्ष से अधिक है की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंक पिरामिड भी कहते हैं। ठीक है भाई, ये चैप्टर हुआ अपना कंप्लीट, लेकिन ये चैप्टर उससे रिलेटेड नहीं था। शायद उसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लासेस में वही टॉपिक वापस से आएगा, एलेबरेटेड होके आएगा, तो उसमें इंक्लूडेड होंगे, तो वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो ये अपना 8th क्लास की NCERT कंप्लीट हुई। अच्छे से पढ़ना, रीडिंग लगाना, बुक अगर ज़रूरत हो तो सर की बुक ऑर्डर कर सकते हो उनकी साइट से, धर्मेंद्र जी जाखड़ सर की बुक है। और वैसे रीडिंग लगाना चाहो तो पहले थ्योरी पढ़ो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, और खुद से अगर सुनना ही चाहते हो तो इसको बार बार सुनते रहो, अच्छे से याद हो जाएगा। मैं भी यही करने वाली हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग किस लिए करी है, इसीलिए तो करी है ताकि मैं इसको वापस से सुन सकूँ। आप लोग देखो ना देखो, अगर देखोगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, नहीं देखोगे तो भाई ना तो आपका फ़ायदा ना आपका नुकसान, लेकिन मेरा फ़ायदा है इसलिए कर लिया। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना।